नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। ये वक्त है जनता मांगे जवाब का। अब इसमें आज बात हम छत्तीसगढ़ की करने वाले हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा ने प्रदेश की राजनीति में नया सियासी मोर्चा खोल दिया है। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाकर कांग्रेस जहां भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रही है, वहीं सरकार इसे कांग्रेस की हताशा और भ्रामक प्रचार की रणनीति बता रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल से लेकर सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी इस अभियान को गंभीरता देती है, जबकि सत्ता पक्ष का तीखा पलटवार यह दिखाता है कि यह सिर्फ विरोध नहीं बल्कि आगामी चुनावों की पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश भी है। साफ है कि वोटर लिस्ट अब महज एक तकनीकी विषय नहीं रहा, बल्कि यह एक राजनीतिक हथियार भी बन गया है। आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहराएगा और इसका असर छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ वोटर यात्रा अधिकार शुरू कर दी है। 3 दिनों तक प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट प्रदेश भर में पदयात्रा, रैली और सभाएं करेंगे, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैग, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू समेत तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी कर बीजेपी और चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक ऐतिहासिक वोट अधिकार जन यात्रा निकाले हैं और लाखों की भीड़ उमड़ी। इससे कहीं न कहीं बिहार में जबरदस्त माहौल बना है और अन्य जिलों में जाकर कर रहे हैं, ताकि वोट चोरी अभियान को, जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी का मंशा है, इस सरकार को और चुनाव आयोग की गठबंधन को हमको बेनकाब करना है। हम जनता तक जा रहे हैं और बेनकाब हम करेंगे। कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस को भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी को नहीं पता कि काउंटिंग कैसे होती है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मतलब ये नहीं है कि मतदान में भी गड़बड़ी हो। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसलिए जनता को गुमराह कर रही है। इनको इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए कि स्वयं जिम्मेवारियों से भागने की जगह जनता के समक्ष जाकर के अपने अच्छे कामों के माध्यम से राजनीति में आगे बढ़ने की जगह यह भ्रामक प्रचार करके जो बढ़ना चाहते हैं, यह गलत है। देखिए, लगातार चुनाव में कांग्रेस पार्टी हारी है। वोट चोरी का आरोप लगाकर ये पद यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में वोट चोरी कहना ये जनमत का अपमान है, जनता का अपमान है और अब तो सीधे जनता को अपमानित करने में कांग्रेस पार्टी लगी है। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा और सत्ता पक्ष के पलटवार ने सियासत को और गर्मा दिया है। कांग्रेस जहां मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाकर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है, वहीं सरकार इसे भ्रामक प्रचार बता रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति को और भी गर्मा सकता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो आज का मुद्दा है वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है निशिकांत पांडे जी, बीजेपी नेता के तौर पर, वंदना राजपूत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले निशिकांत जी आपके पास आऊं या वंदना जी आपसे मैं सवाल करूं। के शर्मा जी, ये पूरी कहानी जो वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम है उस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। हालांकि देखिए, छत्तीसगढ़ में आगामी कोई चुनाव नहीं है। विधानसभा के चुनाव की बात अगर कर ले तो 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए। तो ये जो कांग्रेस की न्याय यात्रा जो है, वोटर न्याय यात्रा जिसको कांग्रेस ने नाम दिया है, ये क्या है? एक नई पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है या लोगों के बीच एक नैरेटिव सेटिंग प्रोसेस है? ये किस तरह से आप देख रहे हैं? आपने जो पहला लाइन कहा कि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नहीं है, 2028 में विधानसभा, उसके बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होना है। क्या एक वोट चोरी का मुद्दा एक चुनावी मुद्दा जैसे है, तो ये क्या उतने दिन तक खींच पाएगा, या इस बीच में चुनाव आयोग अपने गहन पुनरीक्षण के माध्यम से ये पूरी व्यवस्थित कर लेगी, या कांग्रेस जो है, जिस तरह से प्रदेश में ही कह सकते छत्तीसगढ़ में पीसीसी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बूथ स्तर पर इस तरह सर्वे करके कंप्लीट हर घर से जानकारी इकट्ठा करके दुरुस्त करने की जो बात कही गई है, किसका निधन हो गया उसका नाम तो जुड़ा नहीं है, जिस ढंग से गड़बड़ी की बात आ रही है उस ढंग से कोई विषय तो नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस विषय को लेकर के
किस ढंग से जनता लेती। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता के मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनती है। चाहे जन घोषणा पत्र कहे, कांग्रेस में 71 विधायक आ गए, भाजपा की 15 साल की सरकार थी। आपने अच्छे मुद्दे लेके आए, किसानों को लेकर या शराबबंदी को लेकर, तमाम विषय को लेकर। अभी जो आप बात कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे, मोदी की लोकप्रियता और मोदी की गारंटी के दम पर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है। इस विषय को यदि देखेंगे तो ये मुद्दों के आधार पर छत्तीसगढ़ में राजनीति होती है। लेकिन अभी जो वोट अधिकार यात्रा, बंगाल में कितना असर होता है? क्या बंगाल में चुनाव इससे प्रभावित होगा? चुनाव वहां पे यदि विपक्ष जीतती है तो एक बड़ा नैरेटिव निश्चित रूप से तय हो जाएगा कि ये भी एक विषय रहा है। इसको लेकर के बिहार की जनता ने सरकार को, भले ही लंबे समय तक रहा है, एंटी नकारात्मक मतदान के कारण हो सकता है या कोई भी कारण से हो, लेकिन इस पूरे मामले को यदि देखेंगे तो कहने का तात्पर्य यह है कि जनता के किसको किस रूप में लेती है। जो आपने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक सरकार बन रही है देश में या छत्तीसगढ़ में नहीं, या वोट चोरी एक क्रांतिकारी नारा है। और यदि ये जनता के बीच यदि चला जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा क्रांति के रूप ले जाएगा कि हम जिसको वोट दे रहे हैं उसकी सरकार नहीं बन, मेरा वोट चोरी हो रहा है। ये जनता के बीच मैसेज जाना एक बड़ी बात होगी। लेकिन मतदाता सूची में दुरुस्त करने की बात जो है, उसमें 2 लोगों के नाम है, TSCD जैसे कह रहे हैं, यदि 2 लोगों के नाम, यदि एक व्यक्ति का नाम 2 जगह है, वो वोट चोरी है, तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां इस ढंग से सामने आएगी। ये भी तय है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अन्य राज्यों के लोग कमाने खाने आते हैं। का नाम उड़ीसा में भी हो सकता है, छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है। 2 विधानसभा की बात तो विजय शर्मा भी कह रहे हैं, कवर्धा में भी नाम है, रायपुर में भी नाम है, दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से। ये व्यवस्था में दुरुस्त करने की बात है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास की बात है, और जनहित के मुद्दों के साथ साथ यदि इसको ले जाते हो तो ठीक है, लेकिन जनहित के मुद्दे यदि किनारे लग जाते हैं, मुझे लगता है कांग्रेस के बड़ा नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, वोटर लिस्ट की बात हो, लेकिन इसके साथ साथ मुद्दे जनता के जो है उसको भी उठाने चाहिए। वंदना जी, आपके पास आना चाहूंगा। बिहार में जब SIR का मुद्दा हुआ, विपक्ष ने जोरदार हमला किया और कहा कि टाइमिंग, चुनाव के वक्त SIR को लेकर आपने जोरदार हंगामा किया। राहुल गांधी जी ने वहां भी यात्राएं की, लेकिन अब टाइमिंग पर सवाल छत्तीसगढ़ में भी हो जाता है। चुनाव सामने है नहीं, और जिस तरह से के शर्मा जी भी कह रहे हैं, क्या चुनाव तक 2028 तक इस मुद्दे को कंसिस्टेंटली आप लेकर जा पाएंगी? क्या इसके साथ जनहित के मुद्दों को भी जोड़ते हुए कांग्रेस आगे नजर आएगी, या जिस तरह से आप वोटर लिस्ट को लेकर जो अभी सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, इसके नैरेटिव सेटिंग प्रोसेस से कांग्रेस 2028 तक चल पाएगी क्या? यह भी सवाल है। देखिए, हम यदि कोई जनहित का कार्य करते हैं तो हानि या लाभ देख करके काम नहीं करते। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत हो सकती है कि जब तक कुछ चुनाव आता है, चुनाव के समय ही उन लोग कुछ काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ये आदत रही है कि जनहित के मुद्दों को लेकर के वो काम करती है, चाहे परिणाम कुछ भी। आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में यदि बात करते हैं, वोट चोरी हमारे लोकतंत्र के लिए अभिशाप है और देश के खिलाफ अपराध। आज वोट चोरी को लेकर के आज देखेंगे पूरे देश में एक नारा गूंज रहा है, और देश में हर एक बच्चा भी बोल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे इनका जोरदार आगाज आज रायगढ़ में भी हुआ है, और रायगढ़ में भी आज जब जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता को बता रहे हैं, गली गली जा रहे हैं और हस्ताक्षर कर रहे हैं, और जनता को इस बात का एहसास हुआ है कि वाकई में वोट तो चोरी हुई है भैया, क्योंकि 2023 में हमने जिसको वोट दिया था उसको वोट नहीं मिला, तो हमारा वोट कहाँ गया? ये जनता के मन में प्रश्न आ रहा है। दूसरी बात, जैसे कि बिहार में आप SIR की बात कर रहे हैं, तो SIR में हम जिस पर मुद्दा क्यों बना रहे हैं या बात क्यों उठा रहे हैं, आप देखिएगा कि बिहार के जो SIR है वहां पर वो लोग क्या कर रहे हैं। तो वहां के जो BLO है, उस अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया गया है कि आपको 100% टारगेट लिस्ट को पूरा करना है। तो उन लोग टारगेट को पूरा करने के लिए उन लोग को घर घर जाकर के जानकारी लेने के बजाय उसके ऑफिस में बैठकर वोटर लिस्ट से जानकारी निकाल करके खुद फॉर्म भर रहे हैं, खुद साइन कर रहे हैं। तो ये गड़बड़ी नहीं है तो क्या है? आप देखेंगे कि वर्तमान में जो जीवित है उनको मर गया करके बता रहे हैं, और जो मरा हुआ है वो वोट देने आ रहा है। तो हम तो यही चाहते हैं गई कि चुनाव निष्पक्ष हो और जनता जिसको वोट दे रही है उसी की सरकार बने। इसमें गलत क्या है? हम आप देखेंगे कि कभी भी हम चुनाव की दृष्टि से हम कार्य नहीं करते। जनता की हित में जब तक कुछ परेशानी आती है या लगता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, की हत्या हो रही है, तो हम इस बात को उठाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग की प्रणाली क्या है कि आप चुनाव आयोग के पास ये अधिकार रहता था कि जो CCTV फुटेज है
तो 6 महीने से लेकर के 1 साल के भीतर उसके पास रहता था। लेकिन कुछ समय में कानून बदल करके अपने फायदा को देख करके इन लोग कानून भी बदल दिए। पहले चुनाव आयोग की मुख्य प्रणाली जो अधिकारी को चुनने का अधिकार कैसे चुनते थे, नेता प्रतिपक्ष रहते थे, प्रधानमंत्री जी रहते थे और चीफ जस्टिस रहते थे। लेकिन इस नियम को भी बदल दिया गया, चीफ जस्टिस को हटा करके उसके जगह में गृह मंत्री को बैठा दी। अब यदि किसी मुद्दे पर चर्चा होती है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री आप, गृह मंत्री आप और नेता प्रतिपक्ष का और दूसरा हो जाता है। तो कानून बनाने के लिए उनके पास 2 बहुमत हो जाता है। तो इस तरह से जो नियम और कानून बदले जा रहे हैं ना, आज छत्तीसगढ़ की ठीक है वंदना जी, देश की जनता ठीक देख है। रही है। तमाम आरोप आपने लगा दिए। निशिकांत जी से भी ये ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। निशिकांत जी, 2023 में वोट चोरी करके सरकार बनी थी क्या? जी, आपको, वंदना जी को, बड़े भाई केके शर्मा जी को संध्या जवाब। देखिए, अपने गलतियों पे पर्दा डालना या अपने नाकामयाबियों को छुपाना एक जरिया बन गया है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि गुमाह है तुमको शायद इसलिए यकीन नहीं है, गौर से देखो तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। विश्वास कीजिए, और हम चाहते भी हैं राघवेंद्र जी, मैं आपको अपने दिल की इच्छा बता रहा हूँ कि हम चाहते भी हैं कि ये वास्तविक मुद्दे पे कभी भी खड़े ना हो, इसी प्रकार फैब्रिकेटेड मुद्दे पे खड़े हो जिससे जनता का कुछ सरोकार नहीं है। आप इसे उठा रहे हैं 2023 के चुनाव। मैं छोटा सा समय लूंगा आपसे, ज्यादा नहीं। वंदना जी, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप चुनाव कहाँ हारे। देखिए, आपने वायदे किए थे वो पूरा नहीं किया, अलग विषय है। भ्रष्टाचार हुआ वो अलग विषय है। जब आप एक गिरीश देवांगन को राजनांदगांव चुनाव लड़ाएंगे, महन जी को रायपुर दक्षिण चुनाव लड़ाएंगे और छाया वर्मा को धरसीवा चुनाव लड़ाएंगे और महाराज को बलौदाबाजार चुनाव लड़ाएंगे, तो आपकी परिस्थिति बिल्कुल यही होनी थी। किसी भी एक छोटे से राजनीतिक सूझबूझ के व्यक्ति से पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। रही बात वोट चोरी की, राघवेंद्र जी, आपको नहीं लगता कुछ दिन पहले, मात्र कुछ दिन पहले तक ये ईवीएम का रोना रोकते थे? ईवीएम हैक करके भारतीय जनता पार्टी जीत गई, या वोट चोरी करके 303 वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। भाई, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता है, वो भी आपके पास नहीं है, तो उसकी हमारी क्या गलती है? मतलब 303 वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 240 पे आ गई वोट चोरी करके, और 52 पे बैठी राहुल गांधी की टीम पहुंच गई कहां 99 पे। तो कहते हैं क्या कि एक ही राहुल काफी है बर्बादी कांग्रेस करने को। हर साख पे राहुल बैठे हैं, अंजामे कांग्रेस क्या होगा? अपनी गलतियों को इस तरह छुपा के जनता, मतदाता को भी अपमानित करने का काम। ठीक है, आप जो जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप हिंडनबर्ग के एजेंडे को हिडन रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं कि भूपेश बघेल वोट चोरी करके जीते हैं 2023 के विधानसभा के चुनाव में, या महंत जी की पत्नी अभी चुनाव जीती है, ज्योत्सना महंत, आदरणीय ज्योत्सना महंत जी कोरबा से, वो वोट चोरी करके जीती हैं। क्या आप टारगेट सेट कर रहे हैं? और किसके साथ खड़े होकर आप कह रहे हैं जो वोट डकैत है उसके साथ आप खड़े होकर पटना के मंच पे कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है? आपको राघवेंद्र जी क्या चाहिए? इनको चाहिए कि आप वो AK-47 के नोक पे जो बैलेट लूटते थे या इंक डालते थे, वैसा परिस्थिति इनको चाहिए। अब देश जो है 19वीं सदी में वापस चला जाए क्या? नहीं, देश की जनता अपने अधिकार का उपयोग करती है और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अगर आप चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा तो एक प्रश्न है आपसे, मात्र एक प्रश्न, कि क्या वंदना राजपूत जी ने मतदान किया था 2023, 2024 और 2024 के नगर निगम में? और क्या मतदान करते समय उनको कमल का फूल दिखा था क्या जब कांग्रेस का बटन दबाया? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कहीं, क्योंकि कहीं पे भी वंदना जी ने इसको इंगित नहीं किया आज तक। वंदना जी, सवाल यही है कि वोटर्स जब जाते हैं मतदान केंद्र पहुंचते हैं, तो वो तो अपने अपने चुनाव चिन्हों पर ही अपना चुनाव मत जो है वो देते हैं। उसके बाद कैसे गड़बड़ी? ईवीएम का रोना, जिस तरह से वो कह रहे हैं, ईवीएम पर सवाल आपने उठाया, अब चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक चीज और है, जिस तरह से निशिकांत जी ने कहा कि 400 पार का नारा था, वोट चोरी होना होता है तो 400 प्लस इनकी पार्टी वापस केंद्र में सरकार, वो मोदी सरकार जो नारा दिए थे उसमें वो लाते, तो वोट चोरी को लेकर जो आरोप है उसके प्रमाण भी लेकर आपको सामने आने पड़ेंगे। ऐसे नैरेटिव सेट करने से लोगों को सिर्फ बरगलाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह रही है। की बात करते हैं तो ईवीएम की रोना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रोए थे, ये हम सबको पता है। रही बात वोट चोरी की बात है, तो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था कवर्धा में कि वोट चोरी तो हुई है। तो वो गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे क्या?
कि उन्होंने स्वीकार किया था ना आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि वोट चोरी तो हुई है कवर्धा में। जब वहां गृह मंत्री जी ध्यान से देखे कुछ और इधर आपको उलट फेर देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ में हर एक जिले में इस प्रकार का जो प्रकरण है वो सामने आया होगा। और दूसरी बात कि यदि वाकई में ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं या हम लोग करते हैं इस बात को, अगर लोग नकार रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम चुनाव आयोग से प्रश्न पूछते हैं, हम चुनाव आयोग को बोलते हैं कि निष्पक्ष मतदान होना चाहिए, पारदर्शिता तो होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिर्ची क्यों लगती है? ये तो चुनाव आयोग को आगे आकर किसकी जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से इतनी तकलीफ क्यों होती है। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, यहाँ पर आप चोरी करेंगे तो आप एक घर को छोड़ करके चोरी करेंगे। अगर लगातार हर सीट में ये लोग जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके सामने में जो सागर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई अपनी चोरी को। निशिकांत जी छोटा सा जवाब, फिर के शर्मा जी के पास चलेंगे। निशिकांत जी छोटा नहीं, 2-3 मिनट लूंगा मैं। हाँ। देखिए, मैं आपके माध्यम से वंदना जी से पूछा करता हूँ, काफी प्रबुद्ध हैं। ये चुनाव आप 2014 के बाद हार रहे हैं क्या? 40-40, 50-50 वर्षों से बड़े बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आप बाहर हैं। ईवीएम नहीं था उस समय, एग्जिट भी करता था ईवीएम। मेरा कहना आपसे वंदना जी ये है कि जैसे ही जनता जागरूक हुई, जैसे ही जनता के बीच में आपके कारनामे पहुंचे, जनता आपको नकार दी और आप ही के ऑक्सीजन से क्षेत्रीय दल खड़े हैं। शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या और कोई नेता हो जो क्षेत्रीय दल बना के चुनाव लड़े हैं और जीते हुए आप ही के पार्टी के हैं। तो विषय ये आता है कि जब आप अपने बीच के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का जमीन छीन लेंगे तो जनता आपको क्यों पूछेगी? दूसरा महत्वपूर्ण से कि जो आपने बोला वंदना जी की गृह मंत्री जी ने सवाल उठाया, बिल्कुल ये सवाल आज से हम नहीं उठा रहे हैं। फर्जी मतदाताओं का नाम जोड़ा जाता है आपके द्वारा, रोहिंग्या का नाम जोड़ा जाता है आपके द्वारा, और पेन इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये बात हम आज से नहीं, 80 से भाजपा बनी है, 80 से बोल रही है। लेकिन त्रुटि होना, गड़बड़ी होना और वोट चोरी होना ये ऐसी बात है कि जैसे मैं गंजा हूं और आप मुझे कंघी बेचने की कोशिश करेंगे, राघवन जी को कंघी देंगे, उनके काम आएगा। हमारे क्या काम आना है कंघी? तो आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही गुमराह है। आप देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए वंदना जी, जल्दी से निशिकांत जी, के शर्मा जी के पास जाना है मुझे। जी, मैं यही कह रहा हूँ। वंदना जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज, आप वरिष्ठ हैं। वंदना जी निशिकांत जी को बोलने दीजिए, आपके पास लौटेंगे, समय देंगे आपको। जी निशिकांत जी जल्दी से। राघवेन जी ये खुद ही गुमराह हैं और जनता को गुमराह करने का प्रयास करो। हम वास्तव में दिल से कह रहे हैं कि आप इसी में लगे रहिए। 28 क्या 33 और 33 क्या 38, आप कहीं नहीं एग्जिस्ट करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि आपको मालूम है आपका नेतृत्व करता योग्य नहीं है। आपको मालूम है आपके यहाँ नेता नहीं रह रहे, आपके कार्यकर्ता झंडा उठाने वाले नहीं बचे हैं, और आप यहाँ वोट चोरी की बात करते हैं। अरे सभी जितने लोकतंत्र का स्तंभ में सभी पे प्रहार करके हासिल क्या है आपको? 99 इतना प्रहार किया आपने, संविधान, लोकतंत्र, चुनाव आयोग, न्यायालय, सभी बायस है सिवाय हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस के। इस कारण आपकी ये दुर्गति हुई है और ईश्वर करे ये बुद्धि आपकी बनी रहे, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंते से। ठीक है, के शर्मा जी, पक्ष विपक्ष के वार पलटवार के बीच आपसे ये समझना, टाइमिंग को लेकर बार बार जो बात होती है, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस जो आज एक्सरसाइज कर रही है, दीपक बैच जो आज एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उस चुनाव के वक्त अगर किए होते तो शायद उनके लिए कुछ फ्रूटफुल हुआ होता। और एक महत्वपूर्ण ये भी बात कि जिस तरह से बात हो रही है फर्जी वोटर लिस्ट में नामों को लेकर, इसकी क्या सच्चाई है छत्तीसगढ़ में? और जिस तरह से एक पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस ने कहा कि विधायकों ने 2-2 जगह वोट डाल दिए, इसको लेकर क्या कुछ सच्चाई है? राघवेंद्र जी, पहली बात तो यह कि छत्तीसगढ़ की बात जो कह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से ऐसे नाम मिलेंगे कि 2 विधानसभा में उनके नाम हो, लेकिन जो मृत व्यक्ति के मतदान की बात कह रहे हैं, ये बात कितने जगह पे पकड़ा है? क्योंकि मीडिया भी सक्रिय रहता है मतदान के दौरान, मतगणना के दौरान। मृत व्यक्ति कितने लोगों ने मतदान किया है, ये बूथ स्तर पर मुझे लगता है कि जो संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस का चल रहा है, उसमें बूथ स्तर पर मजबूती की आवश्यकता है, ताकि एक एक व्यक्ति की पहचान हो सके, जो बूथ एजेंट है वो क्लियर करके मतदान के। दूसरी चीज है, जो चुनाव आयोग में सुधार की बात है, वो एक प्रक्रिया की बात है, हर समय सुधार की बात आती रहती है। लेकिन अब जो बात संवैधानिक संस्थाओं पर एक विश्वास वाली बात है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इस पर विश्वास है कि नहीं है? और जनता को ये विश्वास, मैंने जिसको वोट दिया, मैंने कांग्रेस को वोट दिया तो भाजपा की सरकार में, ये कितने लोगों को लगता है?
इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्रांतिकारी नारा है। यदि जनता को लगता है कि इसके हम इसको वोट दे रहे हैं, क्या ये बात जनता तक बाद में जाएगी? आप सब कांग्रेस को वोट दीजिए, फिर भी देखिए भाजपा की सरकार बनेगी। ये क्या ग्रामीण स्तर पर ये बात जा सकती है कि तमाम तरह की बातें हैं, व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जनहित के मुद्दों के आधार पर ही कांग्रेस मजबूत हो सकती है और संगठन सृजन। ये दो बड़े विषय, क्योंकि 2018 उदाहरण है कलेक्टिव लीडरशिप की जो बात कहते हैं, या जो मुद्दों को लेकर जो जन घोषणा पत्र लेके आए जिसमें 71 विधायक आए। उस समय तक वोट चोरी वाली बात तो कोई नहीं थी। अभी जो बात आ रही है, इसको क्या 2028 तक ये मुद्दा को खींच सकते हैं क्या किसी विषय को लेकर? यदि वोट चोरी की सरकार बन रही है तो बाकी मुद्दों का क्या होगा? ठीक है निशिकांत जी, चलते चलते क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे। हाँ, देखिए, मतदाता सूची का निर्माण को ही अगर कांग्रेस पार्टी गलत बता रही, क्योंकि इसका रन है कि वो उनके कार्यकर्ता बूथ पे नहीं है, बूथ के एजेंट होते हैं, बीएलओ होते हैं। मतदाता के समय आपके एजेंट बैठे रहते हैं बूथ में कि कौन का वहां का बूथ वाला है कि नहीं, उस मतदाता सूची में जो नाम है राम का, वो राम है कि नहीं, उसके लिए ही बैठाया जाता है। लेकिन उसको भी रेक्टिफाई नहीं करते। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, दूसरा जी, ठीक है, वंदना जी आखिरी कमेंट। निशिकांत भाई, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले से आप लोग का भी प्लानिंग तैयार रहता है। जो मतदाता सूची जो आप वहाँ पे बूथ वाले दिए रहते ना, अब पहले से उस चीज को आप उसमें सेट कर ले रहते, क्योंकि जो वास्तविकता जिसका रहता है ना, वो वोट करने के लिए कई बार पहुंच नहीं पाता, लेकिन उसके नाम का वोट हो सकता है। चलिए ठीक है वंदना जी, चर्चा को हमें यही समाप्त करना होगा, समय हमें इतना इजाजत दे रही है। लेकिन जनता सब कुछ जानती है और पब्लिक के हाथों में सब कुछ है। चाहे निशिकांत जी जो नैरेटिव सेट कर ले, आप नैरेटिव सेट कर ले, लेकिन पब्लिक जो है वो सब कुछ पहचानती है। इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निशिकांत जी आपका भी, वंदना जी आपका भी, और के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।